हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सीएमए फाइनल के अंदर, चाहे से आप सीएमए फाइनल के अंदर हैं और लॉ का पेपर देने वाले हैं, तो बच्चों आपके लॉ के एग्जाम के अंदर सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। ये हम लोगों ने देखा है, ये मैंने काफी बार बताया है। तो इसीलिए बच्चों, अभी जो सीए का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मई 2023, मई 2023 के अंदर अभी जो सीए का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है लॉ सब्जेक्ट का, आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं जबकि हम डिस्कस कर रहे हैं सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए। स्टूडेंट बोलता है, सर मैं सीएमए फाइनल में हूं, मैं सीएमए फाइनल का एग्जाम देने वाला हूं, आप मुझे सीए के लॉ का जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हुआ है वो सॉल्व करा रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सीए के क्वेश्चन सीएमए लॉ के अंदर आते हैं। ये काफी बार हम लोगों ने डिस्कस करी है बात। अच्छा बच्चों, सीए के अंदर देखिए, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो सीएमए के अंदर भी हैं, कॉमन चैप्टर्स हैं, और कुछ चैप्टर्स सीए के अंदर एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चंस सीएमए के लिए वैलिड नहीं है या सीएमए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीएमए के लिए काम के नहीं है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चंस सीएमए के लिए काम के हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, हम उनको डिस्कस नहीं करने वाले। ओके बच्चे, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेक्शन 186 से रिलेटेड। मैं पहले एक बार सेक्शन 186 आपको रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। सेक्शन 186 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं बच्चे। सेक्शन 186 क्या बोलता है, बड़े ध्यान से देखिए बच्चों। सेक्शन 186 ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को, कोई भी कंपनी अगर किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को लोन देना चाहती है या गारंटी देना चाहती है उसके बिहाफ पे, किसी को उसने लोन लिया है उसके बिहाफ पे गारंटी देना चाहती है, या डायरेक्टली उसको लोन देना चाहती है, या उसके बिहाफ पे सिक्योरिटी देना चाहती है किसी को, या एडवांस देना चाहती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टली लोन देना चाहती है या उसके ब्याह पे गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहती है तो दे सकती है। वो कंपनी जो लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, या अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंपनी के अंदर, या इवन अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इनमें से कुछ भी करना चाहती है अगर कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, तो कर सकती है। एक लिमिट है बच्चों। क्या है? एक लिमिट है बच्चों। अब वो लिमिट क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। लिमिट है बच्चों 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कंपनी की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, उसका 60% या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आ जाता है, विच एवर इज मोर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आ जाता है, कंपनी उतना लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट में कर सकती है। अब अगर कोई, अब सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, विच एवर इज हायर, ये भी जो ज्यादा आया, सपोज करो वो 80 करोड़ निकल के आया, मतलब कंपनी, और ये जो लिमिट है ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की है, 1 साल की लिमिट है, मतलब एक कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को इतना टोटल लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट कर सकती। क्लियर ये चीज यहां तक? अब 1 साल के लिए लिमिट है ये। अब बच्चों सपोज कीजिए कि कंपनी इस लिमिट के अंदर अंदर लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके कर सकती है।
लेकिन अगर कोई कंपनी लेकिन बच्चों अगर कोई कंपनी इस लिमिट से बाहर जाती है और इस लिमिट से बाहर जाकर लोन या गारंटी या सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट दे रही है, तो उस केस में जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना कंपलसरी होता है। आया समझ में? तो बड़ी सिंपल सी मैंने बात बोली, अगर एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट्स को लोन देना चाहती है या गारंटी देना चाहती है या सिक्योरिटी देना चाहती है या इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो एक लिमिट है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व, विच एवरेज हायर, जो भी ज्यादा आ जाता है उतना कर सकती है कंपनी। स्टूडेंट बोलता है सब मेरे को समझ में आएगा, अगर इस लिमिट के अंदर अंदर दे रहे हो तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन, अगर इस लिमिट से बाहर जा रहे हो तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। मैं समझ गया सर। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है मून लाइट लिमिटेड, और वो मून लाइट लिमिटेड कंपनी सनशाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो हम यहां पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन को मैं यहां पर लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। देखिए एक कंपनी है जो कि है मून, ना अब मून याद रखिए, एक कंपनी है और वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, wants टू मेक इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है सन कंपनी के अंदर। चंदा जो है वो सूरज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? 20 लाख का। क्लियर है? अब इस मून कंपनी की हमको कुछ यहां पर डिटेल दी हुई है। देने को तो सन कंपनी की भी दी हुई है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मून कंपनी से मतलब है। तो मून कंपनी की हमें एक तो ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है, लेकिन ऑथोराइज कैपिटल कुछ काम ही नहीं आती सेक्शन 186 में। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया 60% ऑफ पेड शेयर कैपिटल, पेड पेड, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का क्या करना? तो देखिए पेड कैपिटल कितनी है? 120 और 10 130। तो कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितनी है? 130 लैक्स। फ्री रिजर्व्स कितने हैं क्वेश्चन में? फ्री रिजर्व क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं बच्चों 10 लाख। अच्छा क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व्स भी दिए हुए हैं, ये रहे कैपिटल रिजर्व्स भी दिए हैं क्वेश्चन में, लेकिन वो हम नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें सिर्फ फ्री रिजर्व्स लेने होते हैं, कैपिटल रिजर्व नहीं लेने होते। फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व है, कहीं भी यूज कर लो, कैपिटल रिजर्व तो पर्टिकुलर काम में यूज आए। क्लियर है? और सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो अब देखो एक बार हम पहले लिमिट निकाल लेते हैं। ये हो गया 140 लाख। अब 140 लाख का 60%, आप लोग कैलकुलेटर उठाइए बच्चों, आप लोग कैलकुलेटर उठाइए मेरे साथ में और करिए 140 लैक्स का 60%, ये आ गया 84। कितना आ गया? ये आ गया 84। या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स, वो है 10 लाख, तो ये आ गया 10, विच एवरेज हायर 84। इसका मतलब है ये जो मून कंपनी है ये एक साल में कितना लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट दे सकती है? 84 लैक्स का दे सकती है। अब एक चीज देखिएगा क्वेश्चन और क्या बोल रहा है आगे। क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि मून कंपनी ने ऑलरेडी 50 लाख रुपए की गारंटी दी हुई है। तो ऑलरेडी 50 लाख की गारंटी दी हुई है भाई। मून कंपनी एक साल में टोटल 84 की गारंटी या सिक्योरिटी या ये टोटल मिलाकर अमाउंट है कि इतना वो गारंटी में दे दे या लोन में दे दे या इन्वेस्टमेंट में दे दे या सिक्योरिटी में दे दे या थोड़ा थोड़ा मिलाकर ओवरऑल 84 लाख। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो स्पेशल रिजोल्यूशन। 50 लाख की ये ऑलरेडी, देखिए बच्चों 50 लाख की ऑलरेडी ये गारंटी दे चुकी है। उसके अलावा ये लोन भी दे चुकी है 10 लाख का, 10 लाख का लोन भी दे चुकी है। तो कितने बचे? मतलब इसने 60 लाख रुपए का पहले से ही ऑलरेडी यूज किया हुआ है।
एक साल में 84 लाख का ये कर सकती है, जिसमें से 60 लाख का ऑलरेडी यूज कर लिया, 24 लाख रुपए अब ये और यूज कर सकती है लोन में या गारंटी में, सिक्योरिटी में या इन्वेस्टमेंट में। और हमारे सन कंपनी को अभी ये कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है? 20 लाख का। कितना कर सकती है? 24 लाख का कर सकती है। 20 लाख का करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली कर सकती है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर सकती है। तो पहला तो हमें समझ में आ गया। देखिए इसमें क्वेश्चन भी है, ये बोल रहा है कि क्या ये जो मून कंपनी है सन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है? अगर बात आ जाती है 20 लाख की, तो सर 20 लाख का तो कर सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है 40 लाख का कर सकती है क्या? 40 लाख का? 40 लाख का नहीं कर सकती। 40 लैक्स का नहीं कर सकती। 40 लैक्स का अगर करना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़े। क्लियर ये चीज? क्यों? क्योंकि 24 लाख बचा हुआ है। अगर 40 लैक्स का करना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है अगर 50 लाख है तो भी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। क्योंकि एक ये जो मून कंपनी है ये एक साल में 84 लैक्स का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, 60 लाख का ऑलरेडी कर चुकी है, मतलब 24 लैक्स अभी इसके पास में बचे हुए हैं जिनका ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब अगर इसे 20, अब ये 24 लैक्स का और इन्वेस्टमेंट कर, अगर ये 20 लैक्स का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन से हो जाएगा। 40 लाख का तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन, 50 लाख का जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को समझ में आ गया। लेकिन सर एक चीज बताइएगा मुझे, सपोज कीजिए ये मून कंपनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों में बता रहा, मून कंपनी ने खुद ने कहीं किसी से लोन लिया हुआ है। मून कंपनी ने खुद ने किसी से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है और उस लोन के रीपेमेंट में 2 महीने डिफॉल्ट करी है इस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मून लिमिटेड अब सन लिमिटेड को लोन देना चाहती है, या गारंटी या सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट, तो क्या उसे पहले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूछना पड़ेगा जिससे खुद ने उसने लोन लिया हुआ है? देखिएगा बच्चों, ये भी मैं समझा देता हूं, हालांकि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर कोई कंपनी किसी को लोन दे रही है या गारंटी दे रही है या सिक्योरिटी दे रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अगर उसने खुद ने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन लेकिन उस लोन के अंदर उसने किसी भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट आज तक नहीं करी, एंड उसके अलावा ये जो वो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रही है ये लिमिट के अंदर दे रही है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इस कंपनी ने खुद ने जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है उसके रीपेमेंट में कभी भी डिफॉल्ट नहीं करी, एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कंपनी जो खुद लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रही है वो लिमिट के अंदर दे रही है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके, तो उस केस में कंपनी को किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है ये काम करने के लिए। लेकिन अगर उस कंपनी ने, या तो वो लिमिट के बाहर खुद लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिर उसने जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लिया हुआ है उसके रीपेमेंट में डिफॉल्ट की हुई है, तो फिर उस केस में उसे पहले उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि मैं इनको लोन या गारंटी या सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट देना चाहती हूँ, दे सकती हूँ क्या? हमारा क्वेश्चन साफ साफ यहां पर बोल रहा है बच्चों, हमारा क्वेश्चन साफ साफ यहां पर बोल रहा है, ये देखिए, ये देखिए कि मून लिमिटेड ने डिफॉल्ट करी, तो फिर उस केस में जी बिल्कुल जब इसे करना होगा तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल लेना जरूरी पड़ जाएगी। क्लियर?
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, सपोज कीजिए अगर ये मून कंपनी जो लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रही है, अगर वो प्राइवेट कंपनी होती तो क्या उसे कोई एग्जम्पशन मिलता? नहीं मिलता। हमने सेक्शन 186 के एग्जम्पशन पढ़े हैं। बैंकिंग कंपनी को मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है, होली ओन्ड सब्सिडरी को मिलता है, बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिलता है, प्राइवेट को नहीं मिलता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो सनशाइन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है? पहली बात तो नाम में ही इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। दूसरा, ऊपर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि इसने सनशाइन का मेन ऑब्जेक्ट दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑब्वियस बात है कि सनशाइन कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो बच्चे आप देखिए, ये क्वेश्चन सीए फाइनल का है। क्वेश्चन बहुत लंबा दिया हुआ है पर इजी है। अगर आप लोग दिमाग लगा के पढ़ोगे तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दो। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कि एक ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसके अंदर टोटल 12 डायरेक्टर्स, इसके अंदर टोटल 12 डायरेक्टर। इसने अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बाय रोटेशन, जिसे हम प्रिपोस्ट रिप्रेजेंटेशन का नाम भी देते हैं, उसके थ्रू 8 डायरेक्टर अपॉइंट करें। क्वेश्चन ये है कि अगर ए लिमिटेड कंपनी के अंदर टोटल 12 डायरेक्टर हैं और उसने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर 8 डायरेक्टर अपॉइंट करे, तो क्या उसने सही किए? ये वैलिड है कि नहीं है ये अपॉइंटमेंट? बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है हमने पढ़ा था। हमने ये बोला था कि हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर हैं, इस कंपनी में 12 डायरेक्टर है टोटल, उसका 2/3 रिटायर किया जा सकता है। मैक्सिमम 2/3 रिटायर हो सकते हैं, मतलब 8 डायरेक्टर। लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना जरूरी है, और जो रिटायर हुए उनका रीअपॉइंटमेंट होना जरूरी है, या उनकी जगह किसी नए का अपॉइंटमेंट होना जरूरी। तो टोटल डायरेक्टर का 2/3 रिटायर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनकी जगह कोई नया बंदा अपॉइंट हो सकता है, या उन्हीं को रिअपॉइंट कर सकते हैं, या उनकी जगह नया बंदा अपॉइंट हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि कंपनी में टोटल 12 डायरेक्टर हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू 8 डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। कहने का मतलब इन 12 में से 2/3 को रिटायर किया, उनकी जगह नए अपॉइंट हुए। क्या ये वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 8 डायरेक्टर 2/3 के अंदर आते हैं और 2/3 लिमिट परमिशेबल है, आप इतने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिया है बच्चों। ये क्वेश्चन यहां से इतना बड़ा 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 यहां तक ये क्वेश्चन दिया है, जबकि इसका आंसर छोटा सा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये जो 8 डायरेक्टर अपॉइंट किए, इनमें से अब 3 डायरेक्टर को कंपनी के शेयर होल्डर से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? बच्चों क्लास के अंदर आप लोगों को सेक्शन 169 कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है, पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का, एग्जाम्पल के साथ में एक एक चीज समझाइए। तो वो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का प्रोसेस आ जाएगा, इसमें बोला है प्रोसेस लिख दो रिमूवल का, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए, अब एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर को रिमूव करवाना चाहते हैं, 3 डायरेक्टर्स को रिमूव कराना चाहते हैं। तो इसके लिए शेयर होल्डर्स ने एक स्पेशल नोटिस दिया कंपनी को, बोला कि इन 3 डायरेक्टर्स को रिमूव कर। क्लियर है बच्चों? शेयर होल्डर्स ने बोला कि इन 3 डायरेक्टर को क्या कर दो, इन 3 डायरेक्टर को रिमूव। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो स्पेशल नोटिस कंपनी को रिसीव हुआ इन शेयर होल्डर से, उस स्पेशल नोटिस की कॉपी क्या कंपनी को सभी डायरेक्टर्स को देनी पड़ेगी, या फिर सिर्फ उन 3 कंसर्न डायरेक्टर को देना कंपलसरी है?
कंपलसरी किसको है? तो बच्चों जो 3 कंसर्न डायरेक्टर हैं उनको देना कंपलसरी है, ना कि सभी के सभी डायरेक्टर्स। सिंपल क्वेश्चन। अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिया हुआ है, आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा हूं, और यहां तक है, उसके बाद में फिर ये चीजें पूछी गई हैं, और कितना सिंपल आंसर है। अब होता क्या है, बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है घबरा जाता है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन, जबकि अंदर अगर देखोगे ना तो आप बोलोगे यार बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हर कोई सॉल्व कर सकता है, और सभी क्वेश्चन इसी तरह के दिए हुए हैं इस। नेक्स्ट ये बच्चों, ये क्वेश्चन सीएमए के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो सीएमए के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है एक वी आर नाम का आदमी है जो कि एक कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे काम कर रहा है। एक वी आर नाम का आदमी है और ये एक कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर काम कर रहा है, पर एक्चुअली में कंपनी ने कभी इसको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर अपॉइंट किया ही नहीं था। पर एक्चुअली में कंपनी ने कभी भी इसको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट किया ही नहीं था, हालांकि ये कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर काम कर रहा है। क्वेश्चन, और काम कर रहा है और उसका बेनिफिट उठा रहा है। कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो इसके खिलाफ मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। क्या लग सकती है क्या? क्या लग सकती? देखिए बच्चों, क्योंकि ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे काम कर रहा है जबकि ये अपॉइंटेड नहीं है, ये गलत तो कर रहा है, लेकिन इसमें गलती कंपनी की भी। तो जो एप्लीकेशन लगेगी मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन की, वो सिर्फ इसके खिलाफ नहीं लगेगी बल्कि कंपनी के खिलाफ भी लगेगी। आ रही है मेरी बात समझ में बच्चों? सिर्फ इसके खिलाफ नहीं लगेगी बल्कि कंपनी के खिलाफ भी लगेगी वो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लग सकती है, और अगर सही लगा तो फिर इसको हटा दिया जाएगा और इसमें पेनल्टी भी लगाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में इसको रब कर देता हूं यहाँ पे। ये बोल रहा है कि एक आई के नाम का पर्सन है जो कि एक आरएसएम लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो गई और उसका लीगल नॉमिनी है ये, लेकिन अभी तक इसका नाम कंपनी के रजिस्टर्स में एज लीगल नॉमिनी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और ना ही अभी तक इसने खुद का नाम रजिस्टर करवाया है कि मैं लीगल नॉमिनी। और ये इस कंपनी के खिलाफ में मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन की एप्लीकेशन लगाना चाहता है। क्या ये लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी तक इसका नाम कहीं भी रजिस्टर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं हटा दूं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर आर एक एडवोकेट है और वो कंपनी के डिपॉजिटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो उनके डिपॉजिटर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो कंपनी के खिलाफ अपील लगाना चाहते हैं ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की। क्या वो लगा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मेंबर्स लगा सकते, क्लियरली लॉ में लिखा हुआ है, डिपॉजिटर्स या उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये बोल रहा है एक कंपनी है जिसका नाम है जग्गा फुटवियर लिमिटेड। एक कंपनी है बच्चों जिसका नाम है जग्गा, ये देखो, जग्गा फुटवियर लिमिटेड। ये लिमिटेड बाय शेयर्स है और एनसीएलटी ने इस कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर किस दिन आया है? 1 अप्रैल 2023 को इसको वाइंड अप करने का ऑर्डर आ गया। अब क्योंकि ये कंपनी वाइंड अप हो रही है तो इसकी असेट्स बेची जा रही हैं, कैश में रियलाइज करी जा रही हैं ताकि लाइबिलिटी का पेमेंट किया जा सके। ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए है। न्यू सिलेबस के अंदर जो स्टूडेंट है उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर न्यू सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ओल्ड सिलेबस के अंदर है ये चैप्टर। सीएमए फाइनल की बात कर रहा हूं। तो एनसीएलटी ने वाइंड अप का ऑर्डर पास कर दिया। अब इस कंपनी के असेट्स बेचे जा रहे हैं लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। असेट्स इनफ नहीं है लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, तो प्रेजेंट मेंबर से पैसा लिया जाता है। प्रेजेंट मेंबर से कंपनी ने पैसा मांग लिया, वो भी इनफ नहीं है, तो अब कंपनी पास्ट मेंबर से पैसा मांग रही है ताकि वो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके। अब बड़े ध्यान से देखिए, अब बड़े ध्यान से देखिए। अब आपको बताना है कि कंपनी जिन पास्ट मेंबर से पैसा मांग रही है क्या वो लायबल है पैसा देने के लिए। जयंती नाम के पास्ट मेंबर से पैसा मांगा जा रहा है। पैसा मांगा जा रहा है उस डेट के लिए। डेट इनकर्ड कब हुआ? डेट इनकर्ड मतलब जिस लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पैसा मांगे जा रहा है वो लाइबिलिटी कंपनी में अराइज हुई थी 2021-22। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो लाइबिलिटी कंपनी में अराइज हुई थी। और जो जयंती है उसकी मेंबरशिप खत्म कब हुई थी? 31 मार्च 2022। तो कहने का मतलब जयंती जब मेंबर था ये लाइबिलिटी उस टाइम पे अराइज हो गई थी। तो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि कंपनी पास्ट मेंबर से पैसा मांग सकती है, लेकिन कंपनी उस लाइबिलिटी के लिए पास्ट मेंबर से पैसा मांगेगी जो लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी के लिए पैसा मांगा जाएगा जो लाइबिलिटी अराइज हो गई थी जब वो मेंबर था। अगर एक बार बंदे ने मेंबरशिप सीज कर दी, छोड़ दी, उसके बाद में कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है उसके लिए वो पैसा नहीं पे करेगा पास्ट मेंबर। तो पहले वाले केस में तो जयंती पे कर देगा। दूसरा केस, दूसरा केस, नयाना नाम का है एक बंदा, उससे पैसा मांग रहा जा रहा है उस डेट का पेमेंट करने के लिए जो 31 दिसंबर 2022 को डेट इनकर हुआ था। डेट कब इनकर हुआ था? 31 दिसंबर 2022। और उसकी मेंबरशिप कब सीज हो गई थी? 30 नवंबर 2022 को। मतलब 1 महीने पहले ही वो बंदा छोड़कर चला गया था। जब ये लाइबिलिटी अराइज हुई थी तब वो कंपनी का मेंबर नहीं था, उससे पहले वो चला गया, तो इसके लिए वो लाइबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। चित्रा से मांगी जा रही है। लाइबिलिटी कब अराइज हुई थी? 31 दिसंबर 2022। और वो कब छोड़कर गई थी मेंबरशिप को? 1 जनवरी 2023। हाँ, तो उसके जाने से पहले ही लाइबिलिटी अराइज हो गई थी, वो देने के लिए लाइव। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बताओ अब इसका कितना डिफिकल्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रंजीत नाम का आदमी है जो कि लखनऊ के अंदर, जो कि लखनऊ के अंदर तहसीलदार बना हुआ है। रंजीत नाम का आदमी लखनऊ के अंदर तहसीलदार बना हुआ है, तहसील हेडक्वार्टर।
हुआ क्या कि वो लखनऊ के अंदर अभी अभी शिफ्ट हुआ, और 1 साल बाद में उसने अपनी वाइफ के नाम पर एक घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, जहां घर बनाया उसने, और उसके लिए उसने एक बैंक से लोन लिया। क्लियर है ये चीज? अब हुआ क्या कि उसने जब लोन लिया ना, 1 साल बाद में उसे लगा, पहले वो लखनऊ शिफ्ट हुआ, तहसीलदार बना, फिर 1 साल के अंदर उसे लगा घर ले लेना चाहिए, फिर वो घर लेने के लिए गया, अपनी वाइफ के नाम पर गया, और उसने अपनी वाइफ के नाम पे जो अकाउंट दिखाया कि इस अकाउंट के अंदर मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा, यहां से बैंक को इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। तो हुआ क्या, वो और अपनी वाइफ की इनकम भी शो करी कि मेरी वाइफ कमाती है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपसे जो लोन लिया जा रहा है उसका पेमेंट कर देंगे। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने, और जो उसने अपनी वाइफ की इनकम दिखाई ना, वो फ्रॉड दिखाई। ना तो उसकी वाइफ कुछ कमाती थी, जो अकाउंट ओपन कराया वो फर्जी था, मतलब सब कुछ फर्जी किया। बस रंजीत एक तहसीलदार था, उसकी उस लखनऊ के अंदर इज्जत थी, तो उसने क्या किया, बैंक में एक फर्जी अकाउंट खुलवा दिया। बैंक, और जिससे बैंक से लोन लिया उससे बोला कि मेरी वाइफ कमाती है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, लोन रीपे हो जाएगा, जबकि वो कमाती नहीं थी, लेकिन फ्रॉड कर दिया। बैंक वालों ने ज्यादा चेक नहीं किया, क्योंकि बैंक वालों को तहसीलदार के नाम पे भरोसा था, बैंक वालों को तहसीलदार के नाम पे भरोसा था। क्लियर है ये चीज? अब हुआ क्या कि बैंक अकाउंट ओपन हो गया। अब उसने, रंजीत ने शुरू के कुछ टाइम तो उसमें पैसा डाला, ताकि वो टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे हो सके लोन की, लेकिन उसके बाद में उसने उस अकाउंट में पैसा डालना बंद कर दिया। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर पूरे लोन का रीपेमेंट कर दिया उसने। तो बाद में उसके एक काम करने वाले, उसके ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने बताया कि ये रंजीत तो कहीं से ब्राइब लेता था, कहीं से ब्लैक मनी कमाता था, तभी तो इसके पास में इतना पैसा आ गया कि 1 साल के अंदर अंदर इसने बैंक का पूरा लोन जमा करा दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इस रंजीत को मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पकड़ा जा सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल पकड़ा जा सकता है, इंक्वायरी होगी, पकड़ा जा सकता है का मतलब इंक्वायरी। क्योंकि सबसे पहली बात तो इसने एक फ्रॉड ये किया कि अपनी वाइफ के नाम पे गलत इनकम शो करी, गलत तरीके का अकाउंट ओपन कराया। हालांकि इसमें बैंक की भी गलती है कि उनको सही से चेकिंग करनी चाहिए थी, तो बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, लेकिन हम बात रंजीत की कर रहे हैं, रंजीत की गलती है, उसने इनकम गलत शो करी, उसने वाइफ का गलत अकाउंट ओपन कराया, और उसके अलावा फिर 1 साल के अंदर अंदर उसने इतना बड़ा लोन का अमाउंट रीपे कर दिया, जबकि वो एक तहसीलदार है, कितना कमाता है, इतना लंबा लोन 1 साल के अंदर रीपे कैसे कर दिया? इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए, यही इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? चलते हैं आगे। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ एस के बैंक लिमिटेड एक बैंक है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ये, इसकी इंक्वायरी चल रही है। तो एक ओ एस के बैंक है, इसकी इंक्वायरी चल रही है, पीएमएलए के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसकी इंक्वायरी चल रही। तो एक डायरेक्टर आया बाहर से, और वो इसकी इंक्वायरी कर रहा था, इसकी चेकिंग कर रहा था। तो डायरेक्टर को ऐसा लगा कि इस बैंक का जो काम है ना, वो थोड़ा सा भाई स्पेशलाइज्ड काम है, बैंकिंग का काम, और मेरे को उस तरह की नॉलेज नहीं है। तो डायरेक्टर ने इस बैंक से बोला कि आप एक काम कीजिए, आपके जो अकाउंट्स है ना, आप उनकी ऑडिट करवा लीजिए, ताकि मैं जो आपकी इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं सही तरीके से कर पाऊंगा और अच्छे से कर। इस बैंक ने क्या किया, अपनी कंपनी के ही पर्सन से, अपनी कंपनी का ही जो चीफ ऑडिट ऑफिसर था, उसी से ही ऑडिट करवाई। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑडिट करवाई है, क्या ये सही करवाई है? जी नहीं। जब भी कभी भी किसी कंपनी की, चाहे से बैंकिंग कंपनी की ऑडिट करी जाती है, तो ऑडिट एक बाहर का आउटसाइडर इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, जो कि क्वालिफाइड होता है ऑडिट करने के लिए, क्वालिफिकेशन पोजेस करता है। एक कंपनी अपनी कंपनी के अंदर के बंदों से ही ऑडिट नहीं करवा सकती, इंडिपेंडेंट आउटसाइड पर्सन से कराना जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन तो है ये गलत कर। दूसरा, ये जो ऑडिट कराई जाएगी, इसका खर्चा कौन बेयर करेगा? खर्चा बैंकिंग कंपनी ही बेयर करेगी, क्योंकि उसकी ऑडिट हो रही है। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट्स बताने हैं आपको, सही है गलत है। क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्वार्टरली क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट। और कौन सा क्वार्टर है? 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा है, तीसरे नंबर का क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसकी क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट 18 जनवरी को फाइल करी गई। सही किया कि गलत किया? सही किया, क्योंकि हमने पढ़ा है, सेबी एलओडीआर के अंदर मैंने पढ़ा है, जो क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट होती है वो क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए। यहाँ पे 18 जनवरी को फाइल करी, वैलिड। एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट, एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है उसके लिए बोला जा रहा है कि ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2022 को, और 4 अक्टूबर को एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट फाइल करी जा रही है। जी गलत है, 30 दिन के अंदर फाइल हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के। चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको, ये भी ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस का नहीं। नेक्स्ट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसकी भी जो रिपोर्ट फाइल होती है वो क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। यहां पर 20 जनवरी को फाइल कर दी थी तो वैलिड है। 31 दिसंबर को क्वार्टर एंड हुआ, 20 जनवरी को फाइल कर दी, वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात। ये थे बच्चे आप लोगों के, ये जो सीए का भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था प्यारे बच्चों, अभी जो सीए का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया है लॉ का, है ना, उसके हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे सीएमए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन वो सीएमए के अंदर फॉल नहीं होते, जो फॉल होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आपने एक चीज देखी होगी प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपल है। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत दो है। पहला, जब आप देखते हो ना क्वेश्चन बड़ा है, आधे पेज का तो क्वेश्चन है, आप वहीं पे होपलेस हो जाते हो, आप वहीं पे उम्मीद हार जाते हो कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। पहली गलती आपकी। और दूसरी गलती, कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो बहुत आराम आराम से नहीं पढ़ते हो, आप क्वेश्चन को ऐसे दर 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 दर, क्योंकि आप एग्जाम टाइम पे बहुत टेंशन में होते हो, हर कोई होता है, तो दर 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 पढ़ जाते हो, आपको वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। अगर आप क्वेश्चन को बड़े आराम से प्यार से समझ लो, आप बोलोगे क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है यार, कोई भी कर देगा इसको। तो बच्चों ये आपके सीए का लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर था उसका डिस्कशन हमने किया। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन सीएमए फाइनल लॉ के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर बच्चों। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी और बात बता दूं मैं आप लोगों को, कि मैराथन क्लास आप लोगों के लिए अपलोड होने वाली है, जो कि कल तक अपलोड हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को रेफर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप को भी डाउनलोड कर दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास में यहाँ से आती रहती है। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक